बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें। तमिलनाडु की तंजावुर और अरवाकुरुची सीटों पर मतदान स्थगित। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने पीएमओ पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, बीजेपी ने किया खारिज। हरीश रावत से जुड़े स्टिंग की नहीं होगी सीबीआई जांच। राज्य सरकार ने राज्यपाल का नोटिफिकेशन किया रद्द। जांच के लिए एसआईटी के गठन का फैसला। मॉनसून का इंतजार बढ़ा। 7 जून तक केरल तट पर देगा दस्तक। गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा 45 के पार। अहमदाबाद में रेड अलर्ट, घरों से नहीं निकलने की सलाह। शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम सादिक खान का निधन। दिल्ली में ली आखिरी सांसें। ख्याल गायकी के लिए दुनिया भर में मशहूर। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज हो रहे विधानसभा चुनाव की। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तीनों राज्यों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तमिलनाडु में 65,000 मतदान केंद्रों की चौकसी के लिए 1 लाख से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। बेमौसम बारिश की संभावनाओं को देखते हुए आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। मतदाताओं को के भीगने से बचने के लिए मतदान केंद्रों पर शेड लगाए गए हैं। केरल में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के लिए राज्य में 21,646 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 930 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव आयोग ने आज मतदान स्थगित कर दिया है। ये सीटें तंजावुर और अरवाकुरुची। मतदाताओं को रिश्वत देने से संबंधित खबरें मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। इन सीटों पर अब 23 मई को वोटिंग होगी, यानी तमिलनाडु में आज 232 सीटों पर ही वोट डाले जा रहे हैं। एआईएडीएमके सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो डीएमके ने गठबंधन के तहत 180 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस में 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर मुकाबले में हैं। बीजेपी ने 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बात अगर केरल की करें तो 140 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनके लिए 1203 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 109 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा 98 सीटों पर बीजेपी मैदान में है। कांग्रेस 87, सीपीएम 85, बीएसपी 74, सीपीआई 25, मुस्लिम लीग 23, केसीएम 15 सीटों पर मैदान में है, जबकि 782 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार मुकाबले को रोमांचक बना रहे हैं। केरल में चुनाव में 21,498 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 25,808 ईवीएम मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। 1,760 केंद्रों पर वीवीपीएटी की सुविधा भी दी गई है। और आइए बात पुदुचेरी की करते हैं, जहां 30 सीटों पर 344 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 21 महिला और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी हैं। एनआर कांग्रेस सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। डीएमके को गठबंधन के तहत 9 सीटें मिली हैं। एआईएडीएमके सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने सभी सीटों पर दावेदारी पेश की है। सीपीएम और सीपीआई कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और राज्यसभा टीवी आज के चुनाव से लेकर जुड़ी पल पल की खबरें आज तक पहुंचा रहा है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता हर जगह मौजूद है। तमिलनाडु से हमारे साथ अखिलेश सुमन इस समय जुड़े हैं और पुदुचेरी में हमारे साथ जुड़े हैं रवींद्र सिंह शोरान। आइए उनसे
जायजा लेते हैं कि फिलहाल मतदान कैसा चल रहा है। अखिलेश, लगभग 2 घंटे हो गए हैं, अब किस तरह का रोमांच बना हुआ है? देखिए 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन एक बहुत ही कन्वीनियंट माहौल में सारे मतदान के काम पूरे हो रहे हैं। अब वो ज़माना लद गया जब लंबी लाइनें होती थी, मतदान केंद्र बहुत कम हुआ करते थे और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई लोग इसी परेशानी में चले भी जाते थे, घर चले जाते थे, मतदान नहीं करते थे। लेकिन आज जो नज़ारा है वो ये है कि लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उनको कई बार 1-2 मिनट का इंतजार करना पड़ा। आप देखिए ये मतदान केंद्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यह मतदान केंद्र वो मतदान केंद्र है जहाँ यहाँ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आएंगी थोड़ी देर के बाद मतदान करने। लेकिन यहाँ भी सुबह से लोग आ रहे हैं, 7 बजे से ही आए हैं, व्हील चेयर पे भी आए हैं, लोग लाठियाँ लेकर आए हैं जो बहुत वृद्ध हैं, औरतें आई हैं और सब लोगों ने बहुत ही सुचारू तरीके से मतदान किया है। तो एक तरह से कहें कि माहौल में एक उत्साह का माहौल है। जो भी लोग आते हैं, हम बात करते हैं उनसे कि क्या किस मुद्दे पर आप मतदान कर रहे हैं। तो कोई कहता है कि भ्रष्टाचार के मामले पर हम मतदान करते हैं, कोई कहता है कि हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वह लोगों को सर्विस डिलीवरी करे, जो सामान लोगों को मिलनी चाहिए वो जल्दी मिले, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी की समस्या, ट्रैफिक की समस्या से परेशानी है, मतलब एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन लोग चाहते हैं और इसके लिए मतदान करने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि तमिलनाडु का अभी तक का जो मतदान है वो अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। पुदुचेरी अब रुख करते हैं, जहां रविंद्र सिंह शिवरान हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रविंद्र, अगर पुदुचेरी में मतदाताओं की बात की जाए तो कितना जागरूक यहाँ का मतदाता नजर आता है और फिलहाल कैसा चल रहा है मतदान? देखिए प्रीति, जो साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में से जागरूक मतदाता हम पुडुचेरी के मतदाता को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें करीब 86% वोटिंग जो हुई थी और इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है कि उससे कहीं बढ़कर जो है इस बार वोटिंग होगी और उसके लिए कैंपेन भी चलाया गया है, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं और जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया है ठीक वैसा ही फिलहाल जो है नज़ारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लंबी कतारें हैं, सवेरे से ही लोग आ रहे हैं, हर तरीके से जो हर उम्र के हर तबके के लोग जो है वो कतारों में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं और किसी भी जो बूथ है वहाँ से हम लोगों को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है किसी मशीन के खराब होने की, गड़बड़ी की, या अभी तक कोई शिकायत नहीं है। चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना है, जिस तरह की गर्मी हम लोगों को और तलखी जो चुनाव कि कैंपेनिंग के वक्त देखी जा रही थी ठीक उससे उलट इस वक्त का माहौल है। मौसम उस तलखी से बेअसर है, बहुत प्लेजेंट मौसम है और शायद यही कारण है कि मतदाता सवेरे सवेरे भारी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पे भी इस चुनाव में प्रोहिबिशन, क्योंकि जो इसके 7 चुनाव में गए हैं तमिलनाडु और केरला, वहाँ पे प्रोहिबिशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन इससे ठीक उलट यहाँ पे जो मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और AINRC, उन्होंने मना किया है कि यहाँ पर प्रोहिबिशन संभव नहीं है पुडुचेरी की जो ज्योग्राफिक कंडीशन है उसको देखते हुए जी। दूसरा यहाँ पे टूरिज्म एक बड़ा इशू है, टूरिज्म और मछुआरे जो है वो एक बड़ा इशू है। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ की राजनीतिक दल जो है वो अपनी तैयारियां करते हैं, वो अपने एजेंडा को सेट करते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में जो युवा है वो लगातार यही बात कह रहा है कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब जी। हर बार हमने देखा है कि ज्यादातर जो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जिस तरह के राजनीतिक समीकरण होते हैं कुछ ना कुछ उसी तरह के पुदुचेरी में नजर आते हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि इस बार कई मायनों में पुदुचेरी का चुनाव और उसके मुद्दे भी अलग रहने वाले हैं और जागरूक मतदाता बाहर निकले हैं और लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं पुदुचेरी में भी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आपने इस जानकारी को हम तक पहुंचाया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन सबके बीच चुनाव आयोग ने DMK को सोशल मीडिया पर प्रचार बंद करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष एम करुणानिधि से पूछा है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। आयोग ने कल शाम तक इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। AIADMK की शिकायत पर आयोग ने यह कार्रवाई की है। वहीं AIADMK ने घोषणा पत्र में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर जारी नोटिस का जवाब दे दिया है, जबकि DMK ने जवाब के लिए और समय की मांग की है। चुनाव आयोग फिलहाल इस पर विचार कर रहा है।
Election Commission has given a notices to both the parties. We'll, after we receive the replies, we'll send it to Election Commission. They'll legally examine and take appropriate action on it. What made you ask for this thing? There's a complaint, a specific complaint by some NGO about this, and we had sent it across to Election Commission, and based on that, they have examined it and then asked for explanation. इन तीनों राज्यों के अलावा मेघालय में तुरा संसदीय सीट और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। जिन विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है उनमें झारखंड की गोड्डा और पाकी, गुजरात की तलाला, उत्तर प्रदेश की जांगीपुर और बिलारी, मध्य प्रदेश की घरडोंगरी और तेलंगाना की पलियर सीट शामिल है। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में कानूबाड़ी विधानसभा सीट और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग विधानसभा सीट के लिए आज होने वाले चुनाव को कुछ विशेष वजहों से स्थगित कर दिया है। इन सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 19 मई को होगी। तुरा लोकसभा सीट लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा के निधन से खाली हुई थी। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने पीएमओ पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। इस बीच पीएमओ के दखल को बीजेपी ने निराधार बताया है। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रविवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले में आरोपियों को बचाया जा रहा है और ऊपरी पदों पर बैठे लोग इसमें शामिल हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा हिंदुस्तान की विश्वसनीयता पर। A question mark on the integrity of India and its commitment to fight the forces of terror. Because having taken this position that India is a victim of organized terrorism. सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट देना पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे का अपमान है। करकरे मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि मालेगांव मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पुरोहित ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में दखल देने के लिए कहा था। बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। They try to link religion with terror, which is incorrect. All of this was clearly their agenda to interfere with investigation. Under Prime Minister Modi's government, no interference is there. गौरतलब है कि एनआईए ने शुक्रवार को इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। साथ ही सभी आरोपियों पर से मकोका के चार्ज हटा लिए गए थे, जिनमें कर्नल पुरोहित का नाम भी शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट स्टिंग सीडी मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जारी सीबीआई जांच की सिफारिश से जुड़ी नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया है। कल मुख्यमंत्री हरीश रावत की गैर मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने की। इसके बाद राज्य सरकार ने 2 अप्रैल को राज्यपाल कृष्णकांत पाल की तरफ से की गई सीबीआई जांच की सिफारिश संबंधी नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का फैसला किया है। किसी प्रकार की भी जांच जो राज्य में, वो राज्य का विषय होता है संघीय ढांचे में, और उस समय राष्ट्रपति शासन होने के नाते राज्यपाल महोदय ने संस्तुति की थी। अब चूंकि निर्वाचित सरकार सत्ता में लौट आई तो उसके कानूनी पहले अन्य पहलू पर हम लोगों ने बातचीत की और बातचीत के बाद ये निर्णय हुआ कि हम अपनी राज्य की एजेंसी से ही जांच करवाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हाल में आई सरकारी रिपोर्ट से ये जाहिर हुआ है कि देश में नौकरियों की संख्या यानी जॉब ग्रोथ 7 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 60% है, यानी कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनमें से केवल 60% ऐसे हैं जिनको 12 महीने नौकरी मिलती है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं जो लेबर ब्यूरो का, ये बहुत ही छोटा सैंपल पे बेस्ड है। जैसी निराशाजनक परिस्थिति आपने प्रस्तुत करी है वैसी निराशाजनक परिस्थिति नहीं। इन्होंने कुछ प्रोग्राम तो किया है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन जो अभी मुझे लग रहा है 2 साल हो गए हैं, उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन
मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं है। आप इस पे कंसंट्रेट करिए कि ये 15 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए हैं, इनको वास्तव करने के लिए क्या फिस्कल डिसिप्लिन आनी चाहिए, उस पे आप कंसंट्रेट करिए। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने पीड़ित परिवार के समर्थन में पूरे राज्य में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के सिलसिले में सीवान से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से कथित तौर पर जुड़े हिस्ट्री शीटर उपेंद्र सिंह समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस बीच पीड़ित परिवार ने घटना की CBI जांच की मांग की है। वहीं लखनऊ आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। अलग अलग पत्रकार संघों के एक दल ने नीतीश कुमार से मिलकर पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि उसकी CBI जांच हो और हमें हमारे बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिले। और CBI की जांच करके जो भी इसमें कल्प्रेट है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो घटना की जांच है वो CBI के द्वारा कराई जाए। उधर सूरत में VHP नेता प्रवीण तोगड़िया के रिश्तेदार भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच भरत तोगड़िया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने आए VHP नेता प्रवीण तोगड़िया ने मामले की उचित जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले के 4 और आरोपियों को तलाश कर रही है। इलाके में घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने गुजरात की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो JDU ने अब BJP पर जंगल राज को लेकर पलटवार किया है। लुधियाना में 17 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, वहाँ NDA की सरकार है। आप चले जाइए रायपुर में, वहाँ 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। आप चले जाइए गुजरात में, पप्पन तोगड़िया कांग्रेस के नेता है, उसके भाई भरत तोगड़िया को साथ 2 आदमी की हत्या कर दिया जाता है, तो वहाँ क्या मंगल राज है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के खिलाफ अपनी मुहिम को विस्तार देने के लिए कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू करने का आग्रह किया। वहीं उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार की सूबे में बढ़ती गतिविधियों पर आपत्ति जताई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रदेश की समाजवादी सरकार पर नकारात्मक टिप्पणी करके सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। बस ठीक है सर। अजमेर के एक अस्पताल में भर्ती 5 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में एक 3 सदस्यीय जांच दल बनाया गया है। चिकित्सकों का ये दल आज शाम तक अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश करेगा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय की नवजात शिशु इकाई में भर्ती 5 नवजात शिशुओं की रविवार को मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि 5 नवजात अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। लोगों का आरोप है कि इन शिशुओं की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई और रात के समय अस्पताल में कोई डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। सूखते जलाशय और तपती गर्मी से बेहाल लोगों के लिए मानसून का इंतजार लंबा खिंच सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून केरल पहुंचने में 1 हफ्ते की देरी कर सकता है। मानसून केरल में 7 जून के आसपास दस्तक देगा। केरल के लोगों को बारिश के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ मानसून के पहुंचने में 1 हफ्ते की देरी हो सकती है। रविवार को भारतीय मौसम विभाग ने इस बारे में पूर्वानुमान जारी किया। विभाग के मुताबिक मानसून में देरी एक सामान्य प्रक्रिया है। केरला में मानसून के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। आमूमन केरला में मानसून 1 जून के आसपास आता है, लेकिन इस साल इसमें थोड़ी देरी होगी और ये लगभग 7 जून के आसपास आएगा। इसमें 4 दिन का मॉडल एरर भी है। मॉडल एरर की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से दी गई तारीख में बदलाव हो सकता है। अगर ये आगे या पीछे होता है तो 3 जून से लेकर 11 जून के बीच केरल में मानसून की बरसात होने लगेगी। इसके बाद मानसून का देश के दूसरे हिस्सों में विस्तार होगा।
वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में हवाओं में तेजी है और कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो गया है। साथ ही अंडमान में बादलों के सही समय पर बरसने की उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल खाड़ी की तरफ मानसून नॉर्मल या सही समय पे आ रहा है और अंडमान निकोबार में भी मानसून सही समय में पहुंच जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले स्काईमेट ने केरल में तय समय से पहले 28 से 30 मई के बीच मानसून पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। वहीं इस बार देश में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिसका ऐलान मौसम विभाग पहले ही कर चुका है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कई हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश होने के बावजूद देश भर में गर्मी का कहर जारी है। रविवार को कई जगह पारा 45 डिग्री के पार रहा। उत्तर प्रदेश का बांदा रविवार को सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ 46.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान के कोटा शहर में रविवार को तापमान 45.8 डिग्री रहा, जबकि बीकानेर, बाड़मेर और चुरू में तापमान 44.7 डिग्री था। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी गर्मी शबाब पर थी। यहाँ रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री था। हरियाणा के हिसार में तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। तो राजधानी दिल्ली में भी कल का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस था। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के तटीय इलाकों और कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में धूल भरी तेज आंधियां चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। हाई स्कूल में 87.66% और 12वीं में 87.99% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पहले 5 स्थानों पर लड़कियों का दबदबा रहा है। हाई स्कूल में रायबरेली की सौम्या पटेल 98.67% अंक लेकर टॉपर बनी। तो उन्हीं की चचेरी बहनें इकरा और उमरा 98.17% अंकों के साथ संयुक्त रूप से सेकंड टॉपर रही हैं। इंटरमीडिएट में पहले 3 स्थान पर तो बाराबंकी की एक ही स्कूल की बेटियां छाई रहीं। मशहूर गायक उस्ताद गुलाम सादिक खान का दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कई साल से पार्किंसन से पीड़ित थे। रामपुर सैसवान घराने से संबंध रखने वाले गुलाम सादिक खान ने 9 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा। ख्याल गायकी में महारत रखने वाले उस्ताद गुलाम सादिक ने ठुमरी, दादरा और भजन गायकी में भी खूब नाम कमाया। देश विदेश में उन्होंने कई जगह प्रस्तुतियां दी। उनके पिता उस्ताद गुलाम जाफर खान मशहूर सारंगी वादक थे। उस्ताद गुलाम सादिक खान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा भी दी। संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उस्ताद गुलाम सादिक खान के जीवन से जुड़ी खास पेशकश आप देख सकते हैं शनिवार यानी 21 मई को रात 10:30 बजे। और खेल की दुनिया की अहम खबर, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने रोम मास्टर्स में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। दोनों ने फाइनल में रूस की एलेना वेस्नीना और एकाटेरिना मकारोवा की जोड़ी को 6-1, 6-7, 10-3 से हराया। वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स जोड़ी ने पहला सेट आसानी से 24 मिनट में 6-1 से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में उन्हें कड़ी टक्कर मिली। रूस की जोड़ी ने दूसरा सेट 6-7 से 57 मिनट में जीत लिया। तीसरे सेट में मिर्जा और हिंगिस की जोड़ी ने वापसी करते हुए जोरदार खेल दिखाया और 12 मिनट में जीत हासिल कर ली।
असम के तेजपुर में 3 दिवसीय ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर ग्रीन हब संस्था की फेलोशिप के तहत छात्रों को फिल्म मेकिंग का सर्टिफिकेट दिया गया। फेस्टिवल में युवा वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स के लिए 3 दिन तक चली वर्कशॉप को लेकर भी छात्रों में खासा उत्साह दिखाई दिया। रविवार को 3 दिवसीय ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग को करियर के तौर पर अपनाने वाले छात्रों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इनमें 1 साल की फेलोशिप पूरा करने वाले पूर्वोत्तर के 20 छात्र भी शामिल थे। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने वालों को इस मौके पर सर्टिफिकेट दिए गए। I don't know so much about making the documentary films, but through Green Hub, I got to know how to make the documentaries making and how to do the wildlife filmmaking. So I'm very happy and thankful for Green Hub for giving me the platform to stand over here. I quit that job also because I've got a strong interest in videography, photography and all. 3 दिन के इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान युवा वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। इस दौरान छात्रों ने जाने माने फिल्म मेकर्स से डॉक्यूमेंट्री बनाने से जुड़ी बारीकियां सीखीं। हम लोगों के लिए एक ये बहुत खुशी की बात है बिकॉज ये हम लोगों का फर्स्ट बैच था, पहली कोशिश थी। जिस तरह से जिस लेवल पे सारे फेलोज ने स्टार्ट किया था और जिस लेवल पे वो लोग पास आउट हो रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस। ईच एंड एवरी फेलो हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। इस कार्यक्रम का आयोजन डस्टी फुटप्रिंट और नेट नेटवर्क की साझा संस्था ग्रीन हब की तरफ से किया गया था। 2015 से ये संस्था पूर्वोत्तर के दूर दराज और पिछड़े इलाकों से आने वाले युवाओं के लिए फिल्म मेकिंग से जुड़े कई कार्यक्रम चला रही है। फिलहाल 18 युवा ग्रीन हब फेलोशिप के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूर्वोत्तर के बाद ये संस्था जल्द ही उत्तराखंड और हिमाचल में भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू करने वाली है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, तेजपुर। और अब आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें। तमिलनाडु के तंजावुर और अरवाकुरुची सीटों पर मतदान स्थगित। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने पीएमओ पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग बीजेपी ने किया खारिज। हरीश रावत से जुड़े स्टिंग की नहीं होगी सीबीआई जांच। राज्य सरकार ने राज्यपाल का नोटिफिकेशन किया रद्द। जांच के लिए एसआईटी के गठन का फैसला। मॉनसून का इंतजार बढ़ा। 7 जून तक केरल तट पर देगा दस्तक। गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा 45 के पार। अहमदाबाद में रेड अलर्ट। घरों से नहीं निकलने की सलाह। और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम सादिक खान का निधन। दिल्ली में ली आखिरी सांस। ख्याल गायकी के लिए दुनिया भर में मशहूर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।